तो ये है हमारा जियान और ये हमें सिखाएगा कि भाई खाना कैसे खाते हैं और ढेर सारा खाना कैसे खाते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। ये है आपका कस्क्यूटा, ये अमर भाई और ये मतलब फैल गई, ठग लाइफ जी लिया मस्त अपनी आराम से। ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। एक मिनट। सो कैसे हैं आप लोग, है ना? बटर चिकन, चाउमीन, छोले भटूरे, तो इट्स लाइक कुछ भी करो, आपके मुंह में कुछ रखा जाए, स्मेल किया जाए, टेस्ट किया जाए, देखा जाए या सुना जाए या उसके बारे में बात की जाए, इन सब सिचुएशंस में आपके मुंह में पानी आता है। हेलो हेलो हेलो, हे स्मार्ट पीपल, हाउ आर यू ऑल? यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर सेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। जी हाँ, तो आप जानते हैं कि यार अब तक हम जो है इस सेशन के अंदर 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं तीसरे लेक्चर के बारे में, है ना? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारे एक और जिसका आपको इंतज़ार था, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जहां हम बात करने वाले हैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बारे में जो कि है बुखड़। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे कि यार खाना जो है ना, वो जब हम खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है। सो इफ आई हैव अ पीस ऑफ बर्गर, तो वो बर्गर जैसे ही मैंने बॉडी के अंदर लिया तो उससे मुझे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिले और उसे मैंने कैसे कैसे इस्तेमाल किया, ये होगा हमारा आज का मुद्दा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं हमारे आज के इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर। ठीक है, टॉपिक क्या होगा? न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो फिर बिना किसी देरी के आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हेलो, चलो भाई स्टार्ट करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यार खाने से पहले जो हमारे अंदर का गुस्सा होता है ना, कि नहीं नहीं मम्मा खाना दो, है ना, तो वो ऐसा सा गुस्सा होता है। लेकिन जब खाना मिल जाता है तो हमारे टमी को मस्त आराम से रिलैक्स मिल जाता है और हम एकदम, है ना, छोटी सी स्माइल हमारे फेस पे आ जाती है। तो ये जो खाना है ना, ये हमारे पेट में पहुँचते ही हमें इतना रिलैक्स मिलता है, मगर हमें ये नहीं पता कि वो खाना डाइजेस्ट कैसे हुआ, उस खाने को बॉडी ने पचाया कैसे, है ना। तो उस पाचन क्रिया की बात हम आज करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने पिछला वाला सेशन देखा है तो आपको याद होगा कि यार हमने ना प्लांट्स वाले टॉपिक को कंप्लीट किया था। उसमें एक छोटा सा पार्ट हमारा रह गया था जो कि था एक्टिविटी। ये है तो हमारा एक छोटू सा पार्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई। टाइम बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब, टाइम बॉम्ब भाई। इससे सवाल भी काफ़ी आते हैं, है ना, तो हमें एक्टिविटीज़ बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। तो ये पहली एक्टिविटी 5.1 जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि टेक अ पॉटेड प्लांट एंड इट इज़ हैविंग अ वेरीजेटेड लीफ। वेरीजेटेड लीफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक ऐसी लीफ जिसमें ना ये एक पैचेस वाली लीफ होती है, जिसमें कहीं कहीं क्लोरोफिल पाया जाएगा, कहीं कहीं क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। मतलब कुछ पार्ट कलरफुल होगा, कुछ पार्ट आपका नॉन ग्रीन होगा। ठीक है, ग्रीन और नॉन ग्रीन, उस टाइप की लीफ को, उस टाइप की लीफ को आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं वेरीजेटेड लीफ। ओके, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, आपको मनी प्लांट या फिर क्रोटॉन्स में आपको वो देखने को मिल जाएगा। तो कह रहा है कीप द प्लांट इन द डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स अप। तो एक तो भाई पहला सवाल यहीं से बन जाएगा कि हमने उस प्लांट को डार्क में क्यों रखा, ताकि उसको हम डी स्टार्च कर सकें। क्या कर सकें? ताकि हम उस प्लांट को या उस लीफ को डी स्टार्च कर सकें। सेकंड कह रहा है कि ठीक है, अब आपने उस प्लांट को कहाँ रख दिया? डार्क में रख दिया। अब उस प्लांट को आप वहाँ से उठा के लाओ, ताकि उसमें से सारा जो स्टार्च है वो खत्म हो गया। अब उसे सनलाइट में रख दो, कितने टाइम के लिए? 6 आवर के लिए, ताकि अब उसमें नया वाला खाना जो है बनना स्टार्ट हो जाए। फिर उसके बाद उस लीफ को निकालो, प्लग करो और उस लीफ के ऊपर एक ब्लैक कलर की पट्टी लगा दो। जैसे मान लो इस वाले एरिया को आपने ब्लैक पट्टी से कवर कर दिया। ठीक है, तो ताकि जब आप क्या कर रहे हो, उस पर सनलाइट आप डाल रहे हो ना, तो उस ब्लैक वाली पट्टी पे एक तरीके से आपका खाना जो है ना, मतलब जो सनलाइट है वो नहीं पड़ेगी। नाउ कह रहा है डिप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। अब क्या करना है आपको? उस लीफ को पानी के अंदर बॉईल करना है। अब सवाल यहाँ से ये बनेगा कि सर हमने पानी का इस्तेमाल क्यों किया? अल्कोहल में जब उसे हम हीट करेंगे तो अल्कोहल में ही हीट क्यों किया? ये भी अच्छा सवाल है ना। तो इसमें आपको याद रखना क्या है कि भाई पानी में बॉईल करने का मकसद क्या था? ताकि उसके ऊपर की जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि लीफ के ऊपर की जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और अल्कोहल में उसे हीट क्यों किया? ताकि उस अल्कोहल में डिप करने के बाद या बॉईल करने के बाद उसके अंदर का जो स्टार्च है या जो क्लोरोफिल है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो क्लोरोफिल हटाने के लिए हमने अल्कोहल का इस्तेमाल किया और सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने उसे पानी में बॉईल किया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद आगे भी स्टेप्स हैं। करेक्ट, केयरफुली प्लेस द अबव द बीकर एंड देन हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉईल। तो उसे अल्कोहल बॉईल होने तक आपको लेकिन उसके अंदर रखना है।
what happened to the color of the leaf, what is the color of the solution. Now dip the leaf in a dilute solution of iodine. अब जब आपने ये सब कुछ कर लिया, अब उसको आप आयोडीन टेस्ट के लिए लेके जाएंगे, ठीक है. नाउ टेक आउट द लीफ एंड राइजन ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन अबव, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ लीफ डन इन द बिगनिंग. तो स्टार्टिंग में जो आपने ट्रेसिंग की थी ना, कौन से वाले पार्ट को, जो ग्रीन वाला पार्ट है उसे ट्रेस कर दो, और जो नॉन ग्रीन पार्ट है उसको ट्रेस मत करो. तो जो स्टार्टिंग में ट्रेसिंग की थी और जो अब वाला पार्ट है, इसे आपको कंपेयर करना है, ठीक है, और कंक्लूजन आपको बतानी है. तो आई होप एक्टिविटी में वो क्या पूछ रहा है ये आपको समझ में आ चुका है ना. तो ये जो एक्टिविटी है 5.1, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता लग सके कि भाई सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है. तो सनलाइट जो है वो इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी. ओके, अब देखते हैं कि भाई सॉल्यूशन क्या निकला हमारे पास. तो भाई ये हमारे पास एक वेरिजेटेड लीफ है, जिसमें हमने क्या किया, पहला स्टेप था हमारा कि हमने इसको डिस्चार्ज किया बाय ना डार्क रूम. तो डार्क रूम में रखने के बाद हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया. सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास, हमने इसको फिर सनलाइट में रखा, सनलाइट में रखा फॉर 6 आवर्स, मगर कैसे, इसके ऊपर ट्रेसिंग करके, बाय ट्रेसिंग, है ना. जो ग्रीन पार्ट है उसको ट्रेस कर दो और जो नॉन ग्रीन पार्ट है उसको ट्रेस मत करो, ऐसे आपको इसको रख देना है. डन है, ट्रेसिंग. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इसको आपको 2-3 चीज़ों में ट्राई करना है. पहला तो इसे बॉईल करना है वाटर में, है ना, बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर. क्यों, ताकि सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाए. फिर क्या करना है उसके बाद, आपको नेक्स्ट जो है ना अल्कोहल में इसको बॉईल करना है ना, डिप इन अल्कोहल. क्यों सर, ताकि इसके ऊपर के जो क्लोरोफिल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि नया स्टार्च उसमें ना बन सके. फिर लास्ट स्टेप क्या होगा, अब आपको इसको आयोडीन टेस्ट में लेके जाना है, आयोडीन टेस्ट. और टेस्ट करने में हमें पता लग जाएगा कि भाई जो पैचेस वाला, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट थी, वहाँ पे क्या मिल गया आपको, वहाँ पे स्टार्च बना हुआ मिला है, और जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था वहाँ पे आपको स्टार्च नहीं मिलेगा. तो आइए बात करते हैं. ऐसी सी कुछ लीफ थी, है ना, ये कलरफुल पार्ट था पहले, ये बिफोर वाला पार्ट है, बिफोर, और ये आयोडीन टेस्ट के करने के बाद वाला सीन है, ठीक है. तो बाद में कैसे देखा, ये जो आप देख पा रहे हैं जहाँ पे ब्लू ब्लू कलर आया है ना, मतलब यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था, स्टार्च प्रेजेंट था आयोडीन टेस्ट करने के बाद. और जहाँ पे आपको जैसे ये वाला जो एरिया यहाँ पे आपको नहीं मिला, तो यहाँ पे स्टार्च एब्सेंट था, स्टार्च एब्सेंट, बिकॉज नो ब्लू कलर, नो ब्लू कलर. लेकिन वहीं अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर मिला है, और अगर मिला है तो इसका मतलब है कि हमें स्टार्च यहाँ प्रेजेंट था. ये आपका पहले वाला सीन है, ठीक है. तो पहले ये जो ग्रीन वाला एरिया था यहाँ पे क्लोरोफिल रहा होगा और यहीं पे स्टार्च बन गया. जहाँ ग्रीन कलर नहीं है वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था और वहाँ पे स्टार्च नहीं बना, ठीक है. तो आओ अब इसको देखते हैं कि अगर ये सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा तो सर कैसे लिखेंगे, है ना, क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, ताकि हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिले. तो आपको ध्यान रखना है, पहला आपको लिखना है यहाँ पे एक्टिविटीज़ में हमेशा मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या मटेरियल आपने एक्टिविटी में इस्तेमाल किए हैं. दूसरा आपके पास आता है क्या, ये कहीं साइड में आप लिख लो, ठीक है. पहला मटेरियल रिक्वायरमेंट, सेकंड या आप कह सकते हैं इक्विपमेंट्स जो आपने यूज़ किए हैं. दूसरा आता है प्रोसीजर, क्या क्या स्टेप्स आपने लिए. तीसरा आता है क्या आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन. फिर आएगा आपका इन्फ्रेंस और लास्ट में आएगा कंक्लूजन, ठीक है. क्या क्या स्टेप्स होते हैं, पहला क्या क्या इक्विपमेंट्स आपने इस्तेमाल किए हैं. दूसरा आपका प्रोसीजर क्या था. तीसरा आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही है. चौथा आपका इन्फ्रेंस क्या है, मतलब आपने क्या उससे ऑब्जर्व किया फाइनली. और लास्ट में आएगा आपका कंक्लूजन, कि आपने उससे क्या कंक्लूजन निकाला है, ठीक है. तो अब देखते हैं क्या क्या मटेरियल हमें इस्तेमाल करने हैं इस पूरी एक्टिविटी के दौरान. तो पहला जो आएगा आपके पास वो आएगा डिस्टार्च प्लॉटेड प्लांट, या फिर एक वेरिजेटेड लीफ वाला प्लांट आपको चाहिए होगा. राइस पेपर आपको चाहिए होगा. सॉफ्ट पेंसिल आपने इस्तेमाल करी. बीकर इस्तेमाल किया. पेट्री डिश, जो इस तरीके से एक डिश होती है जिसमें आप बैक्टीरिया कल्चर करते हो, पेट्री डिश हो गया. ट्राइपॉड स्टैंड, जो ऐसा आप स्टैंड नीचे लगाते हो, ठीक है. फिर वाटर बर्नर, जहाँ पे आप ऐसे बर्नर लगाओगे जिससे क्या होगा, वाटर जो है बॉईल होगा. और या फिर आपका स्प्रिट लैम्प, जिसमें वही बर्नर एक तरीके से, ठीक है. स्प्रिट आपको रखना है, 70% अल्कोहल होना चाहिए जिसके अंदर. अब वो अल्कोहल से तुम एक्साइट मत होना. और आयोडीन सॉल्यूशन आपको यूज़ करना है, वाटर और फॉरसेप्स. तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी 5 चीज़ों का नाम आप याद रख लो. वो 5 चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक तो आपके पास वेरिजेटेड लीफ आपको चाहिए, आयोडीन आपको चाहिए होगा, ठीक है. बीकर और ये पेट्री डिश ये लिख के आ जाना. इसके अलावा वाटर लिख लेना, ठीक है. ये सब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. आगे आते हैं, प्रोसीजर क्या रहेगा. पहला, टेक अ प्लॉट. देखो ये स्टेप्स जो बता रहा हूँ ना, ये किसके स्टेप्स हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आने हैं.
पॉइंट टू पॉइंट, तब आपको पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर 5 मार्क्स बॉस सिक्योर करने हैं तो जो बातें बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। टेक अ पॉटेड प्लांट विद द वेजिटेटेड लीफ, तो आपने एक लीफ वाला प्लांट ले लिया, कीप इट इन द डार्क फॉर 3 days एंड डी स्टार्च इट, सारा स्टार्च उसका यूज हो जाएगा। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट अबाउट 6 hours, और उसके बाद जब आपने उसको सनलाइट में रख दिया, अब उसमें से जो ग्रीन एरिया है उसको आप ट्रेस कर लो एक शीट ऑफ पेपर पे, ठीक है। नाउ डिप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, पहले बॉइलिंग वाटर में फिर उसको अल्कोहल में, पहले बॉइलिंग वाटर में और फिर उसको अल्कोहल में, और लास्ट में नाउ डिप द लीफ इनटू द आयोडीन सॉल्यूशन फॉर फ्यू मिनट्स। अब हमने उसको जब आयोडीन सॉल्यूशन से निकाला तो क्या ऑब्जर्वेशन मिली सर? ऑब्जर्वेशन हमें ये मिली कि भाई जो एरिया ग्रीन कलर था अब वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया आयोडीन टेस्ट के बाद, है ना। जो एरिया ग्रीन कलर का था अब वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया ऑन आयोडीन टेस्ट। लेकिन जो एरिया नॉन ग्रीन था, जो एरिया नॉन ग्रीन था वो आपका कलरलेस रहा, ठीक है, कलरलेस रहा आफ्टर आयोडीन टेस्ट। तो मतलब हमें आयोडीन बताता है कि जो ग्रीन एरिया था वहाँ पे स्टार्च बन गया, ब्लू एरिया मतलब स्टार्च की प्रेजेंस थी, और कलरलेस मतलब कि वहाँ पे स्टार्च नहीं बन पाया बिकॉज वहाँ क्लोरोफिल ही नहीं थे, ठीक है, तो लाइट एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाई वहाँ पे। तो ये कह रहा है कि ओनली द ग्रीन कलर पार्ट ऑफ द लीफ गॉट ब्लू कलर while with the iodine solution, while the portion of the plant leaf did not get blue color, rest of the part में green color नहीं आया। नेक्स्ट इन्फ्रेंस क्या पता लगा हमें कि यार ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर द स्टार्च, हरे वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ है और स्टार्च बना है, हेंस प्रूफ कि भाई क्लोरोफिल जो है वो जरूरी है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द पर्टिकुलर एक्टिविटी टू इंडिकेट और टू प्रूव कि भाई क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों ही जरूरी है, यहाँ पे अभी आप चेंज कर लो इसको, क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, तो बस ये एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर लिया आपकी 5.1, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल किसी प्रकार का कोई डाउट है तो एक बार इसे आप रिकैप मार सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी एक और एक्टिविटी जो कि है 5.2। इसमें से बहुत सिंपल सा सीधा सा शरीफ सा सवाल आता है कि भाई ये जो प्लेट रखी है इस प्लेट में क्या रखा है और जो रखा है उसका काम क्या होता है। ये दो सवाल आते हैं, है ना, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो अगर हम बात करें पहले इसके बारे में कि भाई प्लेट में क्या रखा गया, तो प्लेट में सेम आपने एक प्लॉट लिया, उसको आपने एक जार के अंदर बंद कर दिया और वहाँ आपने क्या किया, इस प्लेट में एक वाले में ए वाले पार्ट में आपने KOH रख दिया, ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, दूसरे वाले में आपने कुछ भी नहीं रखा। तो भाई पहली बात तो सिंपल सा याद रख क्या रखना है कि KOH का काम होता क्या है। KOH जो होता है ना ये आपके CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सोचो अगर पहले वाले कंडीशन या सिनेरियो में हमारे पास KOH है मतलब CO2 नहीं होगी वहाँ पे बिकॉज CO2 एब्जॉर्ब हो चुकी है, दूसरे वाले में आपके पास KOH नहीं है मतलब वहाँ पे CO2 है। तो इस जार में CO2 की प्रेजेंस है लेकिन इस वाले जार में CO2 नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सोचो। यस, हम बता सकते हैं कि यार CO2 इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। आइए जानते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स आप लिखे हुए हैं इनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इन पॉइंट्स को अभी के अभी पढ़ना है, चाहे कितना ही बोरिंग क्यों ना हो लेकिन अभी के अभी पढ़ना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य सर ने कहा है, ठीक है। देखते हैं क्या होगा इसका जवाब। तो सिंपल सी बात है कि भाई जो ए वाला जार है, जो ए वाला जार है जिसमें KOH प्रेजेंट था, वहां पे आपका आयोडीन टेस्ट कैसा आएगा? आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है, मतलब कि नो ब्लू कलर, नो ब्लू कलर ऑब्टेन। इसका मतलब कि वहां पे स्टार्च नहीं बना, मतलब कि स्टार्च नहीं बना। और बी वाले में जहाँ पे आपका KOH नहीं था मतलब कि वहाँ पे CO2 अवेलेबल थी, मतलब कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, और फोटोसिंथेसिस अगर हुआ होगा तो मतलब स्टार्च भी बना होगा। स्टार्च बना होगा तो हमें कौन सा कलर मिलेगा? ब्लू कलर ऑब्टेन होगा। तो ये चीज़ जो है ये आपको ध्यान रखना है। अब होमवर्क क्या है कि जिस प्रकार से हमने हमारी पहली एक्टिविटी का मटेरियल रिक्वायरमेंट्स सीखा, प्रोसीजर सीखा, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन, 5 पॉइंट्स 5 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए, सेम 5.2 एक्टिविटी के लिए भी आप ये वाले पॉइंट्स लिखने वाले हैं। अब मुझे बताए काफ़ी बच्चे नहीं करेंगे, इसको साइड रख देंगे, लेकिन जो बच्चा करेगा अश्योर मी, ट्रस्ट मी, उस बच्चे के मार्क्स पक्का पक्का आएंगे। तो हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई किस तरीके से चलना है ना, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा उस पर। तो ध्यान से उस सवाल को खींचेगा। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उसके ऊपर जो हमने पिछली क्लास में सब कुछ सीखा था।
व्हाट इज द एम ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, क्यों चाहते हो आप, मतलब आपने क्या सीखा इस एक्टिविटी से, या क्या मकसद था। तो रेस्पिरेशन इन द लीफ, ट्रांसपिरेशन इन द लीफ, या फिर टू शो द सनलाइट इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, या ट्रॉपिक मूवमेंट। सो वेल, ट्रॉपिक मूवमेंट जो है इसको हम सीखेंगे आपके नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में, यहाँ कोई रोल नहीं है इसका। तो हमने ये सीखा कि यार सनलाइट या क्लोरोफिल जो है वो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इस वाले एक्सपेरिमेंट से हम ये डिपिक्ट कर सकते हैं। डन है बॉस। तो हो गया हमारा प्लांट वाला टॉपिक खत्म। अब आते हैं हमारे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। तो भाई ये टॉपिक पढ़ना क्यों है, क्योंकि इसमें हम सीखने वाले हैं कुछ बेहतरीन और मज़ेदार सवाल जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स का डाइजेशन कौन करता है, कौन करता है, एंजाइम्स करते हैं, है ना, जिसको हम इस वाले सेशन में सीखने वाले हैं। एक और सवाल, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है, और ये जो लंबा सा वर्ड है इमल्सिफिकेशन, है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इसके अलावा रोल ऑफ विलाई, विलाई जो आपके इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं उनका काम क्या होता है, कंप्लीट साइट ऑफ डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होता कैसे है, ये सारे सवालों के जवाब हम आज की इस क्लास में सीखेंगे। तो आइए एक क्यूट सी स्माइल के साथ, है ना, एक क्यूट सी, एक प्यारी सी स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। थोड़ा ऐसे शर्मा देते हैं ना, लो शर्मा गया भाई, इसके बाल नहीं बनाए हमने भाई, ये है हमारा राजू। तो बात करते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिससे कि हम न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम सीख चुके हैं क्या होता है न्यूट्रिशन, क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो भाई हमारे पास दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, एक को आप कहते हो जादू न्यूट्रिशन। कौन सा वाला, जादू वाला, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, सोचो अगर कभी प्लांट्स बोल पाते तो वो क्या बोलते तुम्हें, सोचो क्या बोलते। बहुत गालियाँ देते तुम्हें पक्का, ऐसे ऐसी गालियाँ देते ना मस्त मस्त सी कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग से जब से बड़े बचपन से बड़े हुए हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम बस प्लांट्स को कहते हैं कि भाई चल भाई हफ्ता निकाल हफ्ता, खाना निकाल खाना, है ना, तो हम सारा का सारा प्लांट्स का खाना खा लेते हैं। वो बेचारे इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं, है ना, तो एक तरीके से अच्छा है कि वो बोल नहीं पाते, अगर वो बोलते तो पक्का हमें मस्त मस्त सी बातें सुनाते हैं, है ना। खैर जोक्स अपार्ट, बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जहाँ पे खाना जो है वो खुद से सिंथेसिस होता है। तो दे हैव अ सुपर पावर ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हमने अभी पिछली वाली मुलाकात में सीखा। ठीक है, अपना खाना खुद से बना लेना, है ना, दैट इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि यार आपकी मम्मा भी तो किचन में खाना बनाती है, तो क्या वो एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ? नहीं। अगर बात करें आपकी मम्मा जो है गाजर का हलवा बनाती है, तो इस गाजर के हलवे में गाजर कहाँ से आया, वो गाजर बनाया किसने, तो वो बनाया प्लांट्स ने। तो वो जो ओरिजिनली सबसे पहला फूड बना है वो बनाया किसने, आपके ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स ने। और इसमें कौन आते हैं, मेजरली आपके प्लांट्स आते हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, या साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। तो बस ये जो है ना, ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं, दे हैव दिस सुपरनैचुरल पावर। बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, इनमें क्या सीन चल रहा है, हेट्रोट्रॉफिक, इनमें होता है कि भाई खाना खुद से नहीं बनेगा, खाना छीना जाएगा, है ना, खाने की हफ्ता वसूली होने वाली है। तो इट्स लाइक बाबू भैया बोलेंगे कि भाई ये शाम खाना बना, खाना जल्दी, है ना, तो खाना बनाने की तरफ जाग रही है कि यार अब खाना दो फटाफट से। तो इसमें क्या होगा, खाना खुद से तो नहीं बनेगा, खाना खुद जाके बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि organisms are dependent on autotrophs. So these organisms depends upon autotrophs. कैसे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे अगर बात की जाए आपके हर्बीवोरस के बारे में, हर्बीवोरस जो होता है ना, ये आपके खाने के लिए प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना, डायरेक्टली डिपेंडेंट। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आपके कार्निवोरस के बारे में, तो कार्निवोरस जो होते हैं ये आपके इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली। मतलब हो सकता है कि वो जो है फ्लैश खा रहे हैं, मगर वो जो फ्लैश है, जैसे डियर है, लॉइन डियर को खा रहा है, तो डियर के पास भी, डियर कैसे बना, वो भी तो प्लांट से ही बना होगा ना। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो आपके पास कौन है, वो आपके प्रोड्यूसर्स ही हैं जो आपको खाना देते हैं।
एक सवाल मैंने आज पढ़ा था, ऐसे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि वेजिटेरियन जो होते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है या फिर नॉन वेजिटेरियन को। हालांकि इस सवाल का जवाब जो है ना ये आपको मिलेगा कौन से चैप्टर में, आवर एनवायरमेंट, जहां हम सीखेंगे कि भाई वेजिटेरियन या प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ना वो प्लांट्स या सनलाइट से डायरेक्टली खाने को या एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। तो प्रोड्यूसर्स को खाने वाले मतलब प्लांट्स को खाने वाले जो कि हर्बीवोरस होते हैं, उनके पास ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी आ जाता है एज़ कम्पेयर टू जो कि फ्लैश खाते हैं या जो आपके नॉन वेजिटेरियन हैं। तो वेजिटेरियन जो है उनको ज़्यादा बेनिफिट है कि उनको ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन होती है। ठीक है, अब नाउ नो कमेंट्स ऑन दिस, है ना, हम उस टॉपिक को बाद में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि यार हेटेरोट्रॉप्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। तो अगर इनकी बात करें तो हमारे पास 3 तरह के हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। पहला वाला जो होगा आपके पास उसे आप कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा होता है आपका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला जो है पैरासिटिक, ये है आपका चिपकू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि चिपक जाता है ना, हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना मस्त एकदम, है ना, जैसे चिप्स का पैकेट खोला और खोलते चिपक जाएंगे, ऐसे हाथ डाला और एकदम से निकाल दिया। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे एक होस्ट होगा, एक पैरासाइट होगा। पैरासाइट होस्ट के ऊपर चिपक जाएगा कि भाई मैं तो तेरा खून पीऊंगा। तो वैसा सा न्यूट्रिशन जो है ना वो होता है आपका पैरासिटिक। एग्जाम्पल देखो, ये है कस्क्यूटा जिसे आप अमर बेल भी कहते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है कि इसमें जो कस्क्यूटा या अमर बेल है, ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ना, ये है आपका कस्क्यूटा या अमर बेल। और ये मतलब फैल गई, ठग लाइफ जी रही है मस्त अपनी आराम से, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। एक मिनट। सो कैसे हैं आप लोग? हाँ अब आया मज़ा, है ना, ये है हमारी ठग लाइफ। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास ये अमर बेल जो है ये ठग लाइफ जी रही है। कैसे जी रही है भाई? आराम से चिल मस्त है ना, रिलैक्स होकर बैठी हुई है। किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर। अभी खुद तो खाना बना नहीं सकती। अब जब ये खुद खाना नहीं बना सकती तो क्या करेगी? दूसरे से खाना ऑब्टेन करने वाली है। तो अब इसका काम है कि यार ये दूसरे से खाना ऑब्टेन करेगी और मस्त अपनी लाइफ जिएगी वहाँ बैठ के, कुछ काम नहीं करना है इसको। तो ये होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे एक होता है आपका होस्ट और एक होता है आपका पैरासाइट जो कि है चिपकू। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा इसका मतलब। पैरासिटिक की अगर हम बात करें तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो या तो वो जो पैरासाइट है वो बॉडी के अंदर रहेगा या बॉडी के ऊपर रहेगा और फिर अपने खाने को ऑब्टेन करेगा विदाउट किलिंग द होस्ट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर होस्ट को मार ही दिया ना तो फिर भाई वो जो पैरासाइट है वो भी मर जाएगा। तो वो होस्ट को मारेगा नहीं, नुकसान पहुंचाएगा, मारेगा नहीं। तो क्या सीखा हमने इससे? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक पैरासाइट होगा और एक होस्ट होगा। पैरासाइट होस्ट की बॉडी पे रहेगा, उससे न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेगा। डन है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो हमने देखा प्लांट वाला एग्जाम्पल कस्कुटा, एक यहाँ पे आते हैं आपकी लीच, ब्लड सकिंग लीच, है ना, खून चूसने वाली। तो ये जो सो कॉल्ड योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब जो भी तुम्हारे दोस्त हैं, कुछ तो होगा एक आध, है ना, जो खून चूसता है तुम्हारा। तो ये खून चूसने वाली जो लीफ है ना, इस लीच, तो दिस इज नथिंग बट योर पैरासाइट न्यूट्रिशन को शो करती है। इसमें एक टिप बताऊं अगर मैं आपको, तो कई जगहों पे ना लीच थेरेपी भी होती है, जहाँ पे लाइक यू नो बॉडी के किसी पार्ट में अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उस ब्लड को सक करवाया जाता है लीच के द्वारा ताकि वो ब्लड निकल सके बॉडी में से। तो आई डोंट नो व्हाट इज इट गुड और बैड, बट या दिस टाइम काइंड ऑफ थेरेपी आल्सो रन अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, बात करते हैं दूसरा। ये आप देख पा रहे हैं एलिफेंथियासिस, जहाँ पे पैर जो है बिल्कुल एलिफेंट जैसा फूल जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ एस्केरिस और फिलेरियासिस। ये आपका एक वॉर्म है जो कि अगेन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है और इसकी वजह से डिसीज़ हो जाती है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं जैसे ये है ना, टिक जो होती है, ये जुएं बालों के अंदर पड़ जाती है ना और खुजाते रहते हैं। जैसे एक डॉग को देखो, खुजाता रहेगा अपने बालों को हमेशा। तो इसमें ये जो है ना, ये स्कैल्प के ऊपर या बालों के ऊपर रहती है और वहाँ से न्यूट्रिशन जो है ऑब्टेन करती है। तो होपफुली आपको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो समझ में आ चुका है। अब आते हैं नॉर्मल रूप में।
सो वेल, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो कि है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है सड़ा हुआ, गला हुआ, है ना, बेकार सा, तो एकदम खराब वाला ईव। कौन सा वाला? ईव ईव ईव, ये वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें अगर आप इसे अच्छा खाना दोगे ना, इसे नहीं खाना, है ना, इसको बर्गर दो नहीं खाना, इसको पिज्ज़ा दो नहीं खाना, इसे क्या खाना है? इसे खाना है कचरा, दिमाग वाला कचरा, है ना। तो ये वो लोग हैं, ये कचरा वाले लोग हैं जिनके दिमाग में कचरा भरा है, जिन्हें कचरा ही खाना है। तो सैप्रोफिटिक आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव एंड फीड अपॉन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। एक और वर्ड ऐड कर लो, रोटन। डेड, डिके एंड रोटन ऑर्गेनिज्म, सड़ा हुआ, गला हुआ और मरा हुआ। तो डेड मतलब मरा हुआ, है ना, डिके मतलब सड़ा हुआ, और रोटन मतलब गला हुआ। तो ऐसा वाला खाना जो खाते हैं ना, उसे आप कहते हैं क्या? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन्हें अच्छा खाना दो, नहीं, हमें अच्छा खाना नहीं खाना, हमें ये खाना है, हमें खाना है कचरा। तो इनका काम है सिर्फ कचरा खाना। तो एग्जाम्पल क्या आएंगे इसमें? एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे जैसे फंगस, है ना, एक ब्रेड को छोड़ दो, ब्रेड मोल्ड्स आते हैं उस पर, है ना, ऐसे ऐसे फंगस टाइप बन जाता है, तो उसे खाना, ठीक है। इसके अलावा बात कर सकते हैं यहाँ पे मशरूम के बारे में। मशरूम भी इस तरह की मोड को न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट की आप बात कर लो। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज ऑल शोज दिस सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होपफुली दैट्स आल्सो क्लियर। कीवर्ड्स क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन डेड, डिके एंड रॉटन ऑर्गेनिजम्स। आया समझ में? चलो भाई आगे बात करते हैं। तीसरा आपके पास आने वाला है जो कि है सिम्बायोटिक, जहाँ पे आएगी आपकी सो कॉल्ड फ्रेंडशिप, है ना, सालों साल बरकरार रहने वाली फ्रेंडशिप। तो इसमें ये फ्रेंडशिप कुछ ज़्यादा ही तगड़ी है, जिसमें ये अपना पूरा जीवन जो है ना, वो एक 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 दोस्ती के साथ निभाते हैं, ठीक है। कि जिसमें जो पहला वाला एक ऑर्गेनिज्म है उसको भी फ़ायदा होगा, उसको भी बेनिफिट होगा, और दूसरा वाला जो है बी ऑर्गेनिज्म, उसे भी बेनिफिट होगा। बेनिफिट देगा कौन? बी वाले को ए बेनिफिट देगा, ए वाले को बी बेनिफिट देगा। तो ऐसी सी कहानी यहाँ पे चलती है। तो बात कर सकते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल की, जो कि है आपका लाइकन्स। लाइकन एक एग्जाम्पल हो गया, है ना, ये आपका एग्जाम्पल है, और एक माइकोराइजा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारे ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कि हमारी बॉडी में डाइजेशन किस प्रकार होता है, हमारी बॉडी में प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया कैसे चलती है, वो हमें डिस्कस करना है। तो ये रिवाइज मारते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। हमने बात कर ली पैरासिटिक के बारे में, सैप्रोफिटिक के बारे में, सिम्बायोटिक के बारे में, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो भाई क्या होता है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? देखो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जहाँ पे खाना जो है ना, वो 5 स्टेप में डाइजेस्ट होगा, या खाने से एनर्जी निकालने तक हमारे पास 5 स्टेप्स होने वाले हैं। पहले हम खाने को खाएंगे और फिर उसके बाद हम उसे पचाएंगे। फिर बोलो एक बार, खाने को खाएंगे और फिर उसको पचाएंगे। तो क्या होता है इसमें? दीज ऑर्गेनिजम्स फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। जो खाने को हम खाएंगे और फिर उसको डाइजेस्ट करने वाले हैं। तो कौन कौन से वो 5 स्टेप्स आइए उसकी बात करते हैं। पहला जो स्टेप होने वाला है उसे आप कहते हैं इंजेशन, मतलब खाने को मुंह के अंदर रखा, जैसे बर्गर। सेकंड, खाने को मुंह में रखने के बाद अब हमने उसे डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया, मतलब टक 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 टक, है ना, छोटे छोटे पीसेस में हमने उसको डाइजेस्ट किया या फिर ब्रेक किया। तो इसे आप कहते हैं डाइजेशन, है ना। बड़े से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को पिद्दू पिद्दू से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में हमने उसको तोड़ दिया, टिक 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 टिक, ठीक है। तीसरा स्टेप आएगा एब्जॉर्प्शन। अब भाई तोड़ा है तो उस खाने को एब्जॉर्ब करो, तो वो एब्जॉर्प्शन आ जाएगा आपका, है ना। अब एक बार आपने उस वाले खाने को एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसको करो एसिमिलेशन। मतलब कि अगर मैंने पेट में वो खाना डाइजेस्ट हुआ, पेट में वो खाना एब्जॉर्ब हुआ, तो मैं अपनी फिंगर को मूव कैसे कर रहा हूँ? मतलब एनर्जी यहाँ पे भी बन रही होगी, इन वाली सेल्स को भी खाना मिला होगा। कैसे मिला? वहाँ से इस खाने को यहाँ तक लाया गया और उससे एनर्जी को निकाला गया, ठीक है। तो खाने को ट्रांसपोर्ट करके उससे एनर्जी निकालना इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। तो जो खाना एब्जॉर्ब हुआ था, ये वाला खाना एक सेल ने एब्जॉर्ब किया था, उससे क्या बनाई? एनर्जी बनाई। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। तो वहां तक पहुंचा के एनर्जी निकलवाना इज एसिमिलेशन। एंड फिफ्थ और लास्ट स्टेप जो है वो है आपका इजेशन। फिफ्थ एंड लास्ट जो है वो है आपका इजेशन, मतलब कि एक बार सेल ने उस खाने को एब्जॉर्ब कर लिया, एसिमुलेट कर लिया, अब जो वेस्ट बचा उस वेस्ट को बाहर निकाल दो, क्योंकि भाई अगर इनपुट हुआ है तो आउटपुट भी तो होगा ना, ठीक है। तो ये होता है आपका इजेशन। देख लो भाई क्या स्टेप होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन। अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और इन 5 वर्ड को
आंख बंद करके अपनी माइंड में रिवाइज मारो मतलब कि अभी अभी करो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने ये सारे 5 और स्टेप्स को रिवाइज किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इन डेफिनेशंस को आप पढ़ सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड थ्रू द माउथ इज कॉल्ड एज इंजेशन, breaking it into simple absorbable substances. I repeat once again, what is digestion? Breakdown of complex food, complex organic food into simple absorbable inorganic compounds, है ना। complex organic food को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो पीसेस एब्जॉर्बेबल भी होने चाहिए। तो उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना इनटू एब्सॉर्ब, ठीक है, ताकि वो खाना जो पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब हो सके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। एंड नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, फिर आता है आपका एसिमिलेशन, कि द एब्जॉर्ब फूड इज डिलीवर्ड टू द सेल्स फॉर एनर्जी एंड इजेशन इज अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देना। अब कई बार क्या होता है बच्चों को ना, ये इजेशन में और एक्सक्रीशन में डिफरेंस नहीं कर पाते, हालांकि हम इसको सीखेंगे आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, बट जस्ट फॉर अ स्मॉल नॉलेज, इजेशन मतलब होता है कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट को, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, अनडाइजेस्टेड वेस्ट रिमूवल। लेकिन वही अगर हम बात करें एक्सक्रीशन के बारे में, तो यहाँ पे कौन सा वेस्ट बाहर निकलता है, मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल। ओके, मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल का मतलब क्या होता है, जिस वेस्ट में नाइट्रोजन हो, जिस वेस्ट ने या जो वेस्ट हमारी सेल्स के रिएक्शंस के दौरान बना हो, उन्हें कहते हैं क्या, एक्सक्रीशन। यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स इजेशन में रोल प्ले करते हैं, वो है आपका एनस, इसके अलावा आपका बात कर सकते हैं आपके कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। वहीं अगर हम बात करें एक्सक्रीशन में, तो यहाँ पे रोल कौन प्ले करता है, किडनी, ठीक है, लिवर। तो ये रोल करते हैं आपकी किडनी या लिवर के बारे में। डन है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। हालांकि हमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अमीबा में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है फॉलो होता है, तो आइए उसकी बात भी कर लेते हैं। लेट्स हैव अ क्विक समरी। क्या हमने पढ़ा अभी तक, हमने बात करी कि बॉस जो खाना होता है वो 3 तरीके से हम न्यूट्रिशन को ले सकते हैं। पहला आपको कौन सा होता है, जो कि है पैरासिटिक, दूसरा है सैप्रोफिटिक और तीसरा है होलोजोइक। पैरासिटिक में एक होस्ट होगा और एक आपका पैरासाइट होगा, जो कि बेसिकली होस्ट पे रह के उससे खाना सक करेगा, ठीक है। दूसरा होता है आपका सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक में क्या होता है, सैप्रोफिटिक में आप देखते हैं कि भाई डेड, डिके और रॉटन ऑर्गेनिज्म से खाना ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि ईस्ट हो गया, फंगस हो गया, ये सारे एग्जांपल्स। तीसरा है होलोजोइक, जिसमें क्या होगा भाई, होलोजोइक में खाना 5 स्टेप्स में डाइजेस्ट होगा या एब्जॉर्ब होगा, और इसमें खाना पहले खाया जाएगा, फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, पचाया जाएगा, ठीक है। स्टेप्स कौन कौन से हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। एग्जाम्पल्स क्या आएंगे होलोजोइक में, आपके हर्बीवोरस, कार्निवोरस, है ना, अमीबा और हम ह्यूमन बींग्स, ये सब जो है ये आपके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो सवाल किस पे आता है, सवाल आता है आपके अमीबा के ऊपर, तो इसलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सो इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच लिव ऑन वाटर, जो पानी में रहता है। न्यूट्रिशन कैसा होता है इसका, होलोजोइक होता है, एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज फैगोसाइटोसिस, मतलब कि सूडोपोडिया की मदद से खाने को इनगल्फ करना, ठीक है, इनगल्फिंग ऑफ फूड, फूड को इनगल्फ करना इज फैगोसाइटोसिस। बात करते हैं, तो इसमें भी वही 5 स्टेप्स फॉलो होने वाले हैं। पहला जो होगा वो होगा इंजेशन, दूसरा जो होगा वो होगा आपका डाइजेशन, तीसरा जो होगा वो होगा आपका एब्सॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, एंड पांचवा बट नॉट लास्ट विच इज योर इजेशन, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं ये अमीबा भी फॉलो करेगा। कैसे करेगा, आइए इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं, है ना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इससे सवाल बोर्ड में आता है, तो भाई इस टॉपिक को दे दो हमारे डबल हार्ट। चलो देखते हैं क्या होगा, बात करते हैं इसकी। तो पहला वाला स्टेप जो आप देख पा रहे हैं वो है इंजेक्शन, जहाँ पे सूडोपोडिया ऐसे आजा 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 ना, ये बोला ना दोस्त हमारा बुलाता है कि आजा 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 फटाफट से आजा, तो ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सूडोपोडिया बने और उन्होंने उस खाने को एक तरीके से ऐसे अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। तो पहला स्टेप क्या हुआ, सूडोपोडिया ने अपने फूड को इनगल्फ किया। सेकेंड वाले में क्या होगा कि उसने सूडोपोडिया क्लोज कर लिया और फूड वैक्यूल में खाने को भेज दिया, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ अ फूड वैक्यूल, पहला क्या होगा, इनगल्फ, इंगल्फ ऑफ फूड पार्टिकल,
सेकंड क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, सेकंड स्टेप में फूड वैक्यूल बन गया, ठीक है। तीसरा क्या होगा, अब फूड वैक्यूल में क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, है ना, तो एक्शन ऑफ एंजाइम्स, एक्शन ऑफ एंजाइम्स, तो यहाँ पे एंजाइम्स जो है ना, लाइसोजाइम्स वगैरह, वो सब उस खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। फिर चौथा स्टेप क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन। अब जब उस खाने को ब्रेक कर चुके हैं, चॉप कर चुके हैं, तो उसमें से अब खाने को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, तो वी कैन से एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा आपका, ये आपका एक्चुअली सेकेंड स्टेप होगा, डाइजेशन, ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। ये हो गया थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन। चौथा स्टेप आएगा आपका एसिमिलेशन, ठीक है, जो भी मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी चाहिए वो हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। और पांचवा एंड लास्ट इजेक्शन, जो अब खाना नहीं बचा उसे हमने कहाँ भेजा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में भेजा और उसे बाहर फेंकवा दिया। लो भाई, है ना, अपना मतलब निकला, बाड़े में जा जनता, तो काम निकाला और बाकी चीज़ों को बाहर फेंक दिया। ऐसा सा काम होता है हमारे अमीबा के अंदर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बार इस पूरे पार्ट को एक एनिमेशन, एक वीडियो के थ्रू समझते हैं, ताकि आपको ये बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस सी अ स्मॉल वीडियो। ओके, सो होपफुली यू कैन सी दिस वीडियो। तो इसमें आप देखोगे, मैं इसको वापस से एक बार स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये आप देख पा रहे हैं, लंबे लंबे से जो प्रोजेक्शंस बन रहे हैं, दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया, ठीक है। अब स्यूडोपोडिया जैसे ही क्लोज होंगे तो अंदर क्या बन चुका है, एक तरीके से फूड वैक्यूल बन चुका है। फूड वैक्यूल बनने से अब ये अंदर जो है वो जाल में फंस चुका है ना, एकदम फंसा दिया उसको जाल में। अब क्या होगा, अब उसको ब्रेक कर देंगे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। अभी मस्त तड़प रहा है अंदर ही अंदर, है ना। तो ये वापस एनिमेशन रिपीट हो गई है। तो ये आधी सी एनिमेशन थी जो मिली बजट के अकॉर्डिंग, मैं इसको ले आया। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि किस तरीके से फैगोसाइटोसिस जो है, मतलब ऐसे आर्म्स को बनाना और इसे क्लोज कर लेना, इट इज़ योर फैगोसाइटोसिस, ठीक है, इन द अमीबा और इन पैरामीशियम। डन है बॉस। तो ये हो गया हमारे पास। और ऐसा ही कुछ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है किसमें, आपके पैरामीशियम में। तो अगर बोर्ड में पैरामीशियम पूछ लिया तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से ना एक ग्रुप बना होता है, ये वाला, ये है आपका ग्रुप। यहाँ से खाना जो है वो ऑपरेट होगा, सब कुछ, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। डन है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं आपके एनिमल्स के अंदर, और एनिमल्स में स्पेसिफिकली कौन, हमारा ये मोटू सा दोस्त जिसका नाम है जियान। तो ये है हमारा जियान, और ये हमें सिखाएगा कि भाई खाना कैसे खाते हैं और ढेर सारा खाना कैसे खाते हैं, ये हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ध्यान रखना है कि यार दो पार्ट्स आते हैं, ठीक है, मतलब हमारी पूरी बॉडी के अंदर खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पार्ट, क्या क्या ऑर्गन्स हमें दिए गए हैं। तो बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इसमें दो पार्ट्स आएंगे। एक होगा आपका मेन कैनाल, दैट इज योर एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा जो पार्ट होने वाला है वो होंगे आपके एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। बात करते हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल की। अगर हम बात करें पहले, तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन आएगा, हमारी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है हमारे माउथ के साथ, फिर माउथ के बाद कौन सा पार्ट आता है, हमारी ईसोफेगस, या पहले फेरिंग्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, फेरिंग्स फिर ईसोफेगस, है ना। हालांकि फेरिंग्स के बाद आपका विंड पाइप चालू होगा या फिर फूड पाइप, लेकिन हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम इंटरेस्टेड हैं आपके फूड पाइप के अंदर, तो जिसे आप कहेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद आएगा आपका स्टमक, स्टमक जो है ये आगे ओपन होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके बाद ये जाएगा आपके कॉलोन, या आप कह सकते हैं एक तरीके से कॉलोन कह लो, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से वो जाएगा रेक्टम के अंदर, जहाँ पे खाना स्टोर होगा या फीसिस स्टोर होंगी, और लास्ट में वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये है पूरा पाथवे, कैसे बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और इसमें से हर एक पार्ट को हमें डिटेल में पढ़ना है। बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। तो देखो, ये तो पूरा एक पाइप हो गया। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ये एक तरीके से लॉन्ग ट्यूब है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन इस ट्यूब, इस लंबी सी ट्यूब के आसपास ना कुछ आपको और भी ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे जो कि हेल्प करेंगे उस खाने को डाइजेस्ट करने में। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या एसेसरी ग्लैंड्स, क्या ये पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जवाब है नहीं, लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल में चल रहे प्रोसेस में हेल्प जरूर करते हैं। तो वो कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, पहला है आपका लिवर, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, जिसमें आपको गॉल ब्लैडर भी मिल जाएगा, गॉल ब्लैडर। और दूसरा जो पार्ट है वो है आपका पैनक्रियास, और तीसरा जो पार्ट है वो है आपका सलाइवरी ग्लैंड,
सलाइवरी ग्लैंड। तो ये 3 ऐसे आपके ग्लैंड्स हैं जो कि आपके डाइजेशन के प्रोसेस में आपकी मदद करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं पहले एलिमेंट्री कैनाल के साथ, इसके सारे पार्ट्स पढ़ते हैं, फिर हम आ जाएंगे आपके एसेसरी ग्लैंड्स के ऊपर। चलिए बॉस, चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले पार्ट के साथ, जो कि है आपके माउथ के साथ स्टार्ट होगी और आपके एनस पे खत्म होने वाली है। माउथ में कौन कौन से पार्ट्स आने वाले हैं? हालांकि वैसे आपके माउथ में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एंड ट्रस्ट में आपको नहीं पता कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बचपन से आपका माउथ आपके साथ है, मगर आपको यही नहीं पता कि माउथ में कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो अगर बात की जाए, जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर बात की जाए माउथ में, तो आपको माउथ में आपकी पहली बात तो टंग मिल जाएगी, जो सर हम सबको पता है। आपके टीथ मिल जाएंगे, जो कि सर हम सबको पता है। इसके अलावा और क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा आपकी सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, जो कि शायद हमें पता है। इसके अलावा और क्या मिलेगा, सोचो और क्या मिलेगा, है ना? आपको मिलेगा पैलेट। यू नो व्हाट इज पैलेट? अपनी टंग पकड़ो, मतलब अपनी टंग को रखे रहने दो, उस टंग को ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करो और ऐसे फहराओ, तो आपको एक छत दिखेगी अपने मुंह के अंदर, है ना? अब उसी टंग को पीछे लेके जाओ, तो वो छत जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो यस, द अपर पार्ट और द रूफ ऑफ योर टंग ऑफ योर माउथ इज एक्चुअली पैलेट, जो कि सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। बाहर वाला हार्ड पैलेट, अंदर वाला सॉफ्ट पैलेट, ये 2 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? पैलेट के अलावा आप देख सकते हैं कि जब आप अपनी टंग को ऊपर करेंगे ना, तो एक तार है जो आपकी टंग को और आपके जॉ को रोक के रखती है, दैट इज योर लिंगुअल फ्रेनुलम। तो वेल, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसे आप छोड़ सकते हो, बट देयर इज अ वायर और वी कैन से योर टंग इज कनेक्टेड टू द लोअर जॉ, टंग इज कनेक्टेड टू लोअर जॉ, लोअर जॉ, ठीक है? इसके अलावा आपको पता है कि जो आपका ये जो लिप्स है ना, और जो टीथ हैं, इनके बीच में एक गैप है जिसे आप कहते हैं वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, ठीक है? इसके अलावा और क्या पार्ट्स हैं? इसके अलावा आपके यू नो दैट ऑगी एंड द कॉकरोचेस में या टॉम एंड जेरी में, जब वो जेरी है जो है वो चिपक जाता है ऐसे, है ना? ये जो बेल लाइक स्ट्रक्चर है आपके मुंह के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज यूवुला, यूवुला, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चर यू हैव, ठीक है? इसके अलावा आपका जॉ हो जाएंगे, आपके टीथ हमने काउंट कर ही लिए हैं, ठीक है? इसके अलावा टेस्ट बड्स होते हैं। तो सी हाउ मेनी पार्ट्स डू वी हैव इन आवर माउथ? इनमें से क्या सर हमें सब कुछ पढ़ना है? नहीं 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 बॉस, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ कौन कौन से पार्ट्स पढ़ने हैं? हमें टंग पढ़नी है, हमें टीथ पढ़ना है, और हमें सलाइवरी ग्लैंड्स डिटेल में पढ़ना है। तो ये स्टार्ट करते हैं पहले हमारे माउथ के साथ। अब माउथ में जो जो पार्ट्स हमने देखे, उसमें से हमें कौन कौन से पार्ट्स मेजरली पढ़ने हैं? हमें बात करने हैं टंग के बारे में, हमें बात करनी है टीथ के बारे में, और हमें बात करनी है सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है? तो ये स्टार्ट करते हैं पहले। और टंग जो है वो एक छोटा सा ओपनिंग है जिससे आप खाना इनटेक करते हैं, ठीक है? तो चलो टीथ की बात करते हैं। टीथ के लिए हम एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं जो कि है डेंटेशन। डेंटेशन का मतलब क्या होता है? सेम, टीथ की अरेंजमेंट कैसी है उसे आप डेंटेशन कहते हैं। तो टीथ में क्या क्या पढ़ना है, आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ हमें डिस्कशन करना है पहला टॉपिक जो कि होगा आपके टीथ के बारे में, कि टीथ के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो टीथ के जो पार्ट की अगर बात की जाए तो इसके 3 पार्ट्स आते हैं। पहला क्राउन, दूसरा नेक, और तीसरा रूट। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हो जाएंगी रूट, बीच में आएगी इसकी नेक, और ऊपर आएगा आपका क्राउन। क्राउन पार्ट इज विजिबल, जो आपको दिखता है ना? रूट वाला पार्ट कहाँ होता है? जॉ के अंदर होता है, सॉकेट्स के अंदर। नेक वाला जंक्शन पे होगा, बीच में होगा, ठीक है? तो दीज आर द 3 पार्ट्स विच यू हैव इन अ टीथ। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी टर्म्स हैं जो आपके टीथ के लिए आप इस्तेमाल करते हो, ह्यूमन टीथ के लिए? पहली जो टर्म है वो है आपका एक तरीके से हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट, जिसका मतलब है कि हमारे माउथ के अंदर जितने भी टीथ हैं, क्या सम सेम शेप और सेम साइज के हैं? क्या हमारे माउथ में जो टीथ हैं वो सेम साइज और सेम शेप के हैं? नहीं। तो वी हैव डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ टीथ। तो ये हो गया पहला पॉइंट, है ना? इसके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? हेट्रोडोंट। दूसरा होता है डायफायोडोंट, डायफायोडोंट, जिसका मतलब होता है कि हमारे पूरे जीवन काल में हम कितने तरह के टीथ बियर करते हैं। तो एक बचपन में याद होगा, है ना, जो हमारे टूट जाते हैं एक मुक्का मारने में, बत्ती सी टूट गई, है ना? तो इट्स लाइक टूटे फूटे से जो दांत होते हैं ना हमारे बचपन वाले, जो चपड़ चपड़ बोलते रहते हैं लेकिन दांतों में दांत जान नहीं होती, तो वो वाले जो दांत होते हैं उन्हें आप कहते हैं मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ, ठीक है? फिर वही वाले टीथ गिरते हैं और फिर नए टीथ आते हैं जिन्हें हम कहते हैं परमानेंट टीथ।
तो पूरे लाइफ स्पैन में कितने तरह के टीथ आपकी बॉडी में आए? 2 तरह के। दैट्स वाई वी कॉल आवर टीथ एज अ डायफायोडोंट। भाई अगर आप बात करो जैसे आपके स्नेक, उनमें एक ही तरह के टीथ आते हैं, तो वी कॉल दैम मोनोफायोडोंट। बट हमारे कैसे टीथ हैं? 2 तरह के होंगे, तो डायफायोडोंट। और है ना, तो वी कैन से 2 टाइप्स ऑफ टीथ इन लाइफ टाइम, इन लाइफ टाइम, एंड दैट इज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। ठीक है। और तीसरा वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है आपका थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है हमारे टीथ कहाँ पे लोकेटेड है, स्किन में या फिर जॉ के अंदर। तो वी कैन से हमारे जो टीथ हैं वो जॉ के अंदर जो सॉकेट्स हैं ना, वहाँ पाए जाते हैं। तो आवर टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स एंड वी कॉल इट थीकोडोंट। थीकोडोंट। क्लियर? तो हमने टीथ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो सीख लिया, और कौन कौन सी टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं हमारे टीथ के लिए वो भी हमने सीख लिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। जो वर्ड हमने इस्तेमाल किया था ना, हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट, इसका मतलब क्या होता है? तो हमारे पास 4 तरह के टीथ हैं। पहला जो होगा आपके पास उसे आप कहते हैं इंसिजर। सेकंड जो है वो है आपके कैनाइन्स। थर्ड है आपके प्रीमोलार्स। इंसिजर, कैनाइन, सॉरी, देन यू हैव प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। ठीक है, मोलार। तो ये आपके पास 4 तरह के जो हैं वो टीथ होते हैं। आइए इनके ऊपर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये 3-4 तरह के टीथ हैं हमारे पास। इंसिजर्स कितने होते हैं? इंसिजर्स जो है ना वो देखो, हम जब भी आपके जॉ की बात करते हैं, मान लो ये आपका जॉ है, अपर जॉ और लोअर जॉ, तो हम पहले हाफ जॉ को डिवाइड करते हैं। तो एक तो अपर और एक लोअर, इसमें से कोई एक चूज कर लो, लोअर चूज करते हैं। उस लोअर्स में से भी पूरे वाले जॉ की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हाफ जॉ की हम बात करने वाले हैं। तो इस हाफ जॉ के अंदर कितने टीथ हैं हम जनरली वैसे डिफाइन करते हैं। तो इंसिजर्स कितने हैं हमारे लोअर हाफ जॉ में? 2 इंसिजर होते हैं। कैनाइन कितना होता है? 1 होता है। प्रीमोलार्स 2 होते हैं और मोलार्स 3 होते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है लोअर पूरा या फिर हाफ, लोअर हाफ जॉ। तो लोअर हाफ जॉ में आपके ऐसे टीथ होते हैं। तो अगर हम टोटल टीथ की बात करें तो देखो, अगर आपका 2 इंसीजर्स हैं लोअर हाफ में, मतलब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इनको, अगर 2 इंसीजर्स आपको यहाँ मिलेंगे तो 2 यहाँ पे भी होंगे, 2 ऊपर भी होंगे और 2 यहाँ भी होंगे। टोटल कितने हो गए आपके? 8 हो गए। कैनाइन अगर आपका एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, तो मतलब 4 हो गया। प्रीमोलार्स 2 हैं तो 2 2 2 2 कितने हो गए? 8 हो गए। और मोलार्स 3 हैं तो 3 3 3 3 कितने हो गए? 12 हो गए। ऐड करो 32। तो टोटल टीथ कितने होते हैं? 32, मतलब 32। तो इसलिए हम कहते हैं 32 ही तोड़ दूंगा तेरी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस 32। क्लियर? तो ये आपके पास हो गए। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। तो इंसीजर्स का काम होता है कटिंग। इंसीजर्स का काम होता है कटिंग। लाइक एन एप्पल्स अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो जब आप एप्पल को बाइट करते हैं तो कहाँ से बाइट करते हैं? सबसे आगे वाले टीथ से। तो इंसीजर्स काम आते हैं बाइटिंग के अंदर। कैनाइन्स जो है ना, ये काम होते हैं टीयरिंग में। ठीक है, किसी भी एक पैकेट को फाड़ना, या फिर इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन एंड यू लव बटर चिकन, तो क्या होता है, हम एक लेग पीस को कैनाइन्स से हम टीयर करते हैं। तो कैनाइन्स, वो जो डॉग वाले दांत ना, ड्रैगुला वाले, वो वाले तीत जो है ना, वो आपके टीयरिंग के लिए काम आते हैं। प्रीमोलार्स और मोलार्स दोनों का काम होता है क्रशिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग जो है, ये काम किसका है? आपके लास्ट वाले टीथ का। जैसे आप नोटिस करो कि आप जब टॉफ़ी खाते हैं तो आप पहले उसका स्वाद लेते हैं, फिर वो टॉफ़ी अपने आप से पीछे जाती है और क्रश हो जाती है। तो उसे क्रश किसने किया? इन लास्ट के टीथ में। डन है बॉस? तो ये हमने सीख लिया कि भाई कौन कौन से टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं टीथ के, और कौन कौन से तरह के हमारे पास टीथ हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम डेंटल फार्मूला की बात करें तो हमारा डेंटल फार्मूला क्या होता है? क्या सर फार्मूला तो सिर्फ मैथ्स में थे, यहाँ भी आ गए क्या? हाँ, एक छोटा सा फॉर्मूला है, ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा आपको। 2 1 2 3 तो ये है आपका डेंटल फार्मूला, जिसमें से ये पहले वाला 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? आपके इंसीजर्स को। दूसरा वाला 1 इंडिकेट क्या कर रहा है? कैनाइन्स को। ये जो है ये आपके प्रीमोलार्स इंडिकेट कर रहा है, और लास्ट वाला जो है आपके मोलार्स इंडिकेट कर रहा है। तो ये हो गया आपके टीथ के बारे में। ठीक है, डेंटल केयर्स में आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, बट एनीवेज हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तो हम सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे। डेंटल कैरीज में आपका आता है कि भाई अगर आपने रात को मीठा खाया, जैसे हम इंडियंस को आदत है कि भाई खाने के बाद हमें तो मीठा चाहिए, है ना, तो चाहिए तो चाहिए, क्यों चाहिए? बस चाहिए। तो अगर मीठा आपने रात को खाया तो
तो आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को मिल गया स्वीट, तो उसने क्या बनाया, एसिड बनाया। अब सुबह उठ के ब्रश तो किया नहीं, आलसी हो तुम एक नंबर के, तो अब ब्रश नहीं किया तो वो जो एसिड है ना वो एक्यूमुलेट होगा, वो जो एसिड है वो एक्यूमुलेट होगा, और एसिड और वो बैक्टीरिया, एसिड प्लस बैक्टीरिया क्या बनाएंगे, बना देंगे प्लेक। ये लिखा हो ना यहाँ पे प्लेक कवर, तो एक प्लेक की कवर बन जाएगी, और यही प्लेक की कवर आगे जाके आपकी डेंटल कैरीज बनाएंगी या फिर आपके कैविटी फॉर्म कर देगी, ठीक है। और कैविटीज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके पल्प में पहुंच जाएंगे, और पल्प में पहुंचने के बाद इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपके डेंटल कैरीज में, दैट्स वाई यू शुड ब्रश ट्वाइस इन अ डे, ट्वाइस इन अ डे, ठीक है। अब बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड। तो हमने पहला टीथ वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया, किया कि नहीं किया बॉस, बहुत कुछ सीखा हमने, है ना। तो टीथ वाला पार्ट कंप्लीटेड। अब हम बात करते हैं टंग के बारे में। टंग में क्या होता है, हाँ जी, टंग में क्या होता है, तो अच्छा टंग से पहले हम सैलिवरी ग्लैंड पढ़ लेते हैं, या पहले एक काम करते हैं टंग पढ़ लेते हैं, ईजी है, ठीक है। ऑक्यूपाई द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, हमारी ओरल कैविटी का बेस वाला पार्ट है आपकी टंग। इसके अलावा फंक्शंस क्या क्या होते हैं टंग के, तो पहला फंक्शन होता है गस्टेटरी। क्या फंक्शन होता है, गस्टेटरी। सॉरी, इसका मतलब क्या होता है, गस्टेटरी मतलब होता है टेस्ट, है ना। गस्टेटरी मतलब टेस्ट। तो किसी भी चीज़ का टेस्ट हमें कब आता है, जब उसे हम टंग पे रखते हैं, जैसे टॉफ़ी को रखा, है ना, या आपने गोलगप्पे रखे, या आपने, है ना, इमली रखी। तो इट्स लाइक ये चीज़ें जब आप टंग पे रखते हो तो आपको एक अलग अलग टेस्ट आते हैं। तो ये टेस्ट किसने करवाया, टंग ने करवाया। फिर आएगा हेल्पिंग मिक्सिंग द फूड विद लाइक मिक्सिंग और मैस्टिकेशन। द अनदर वर्ड फॉर दिस इज मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मतलब कि जो खाना आपने खाया तो आपकी टंग उसको, है ना, ग्राइंड मतलब एक तरीके से मिक्सिंग करने में मदद करती है, ठीक है। तीसरा सोलोइंग करने में, है ना, खाने को इनगल्फ करने में। और चौथा सॉरी, है ना, चपर 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 बोलने में मदद करती है। तो धीरे से जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो बोलने में मेरी मदद कौन कर रही है, मेरी टंग मदद कर रही है, ठीक है। तो दीज आर द 4 फंक्शंस ऑफ योर टंग। और टंग में अगर आप देखोगे तो आपको टेस्ट बर्ड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, टेस्ट बर्ड, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह का टेस्ट देते हैं। जैसे कि आपकी टिप ऑफ द टंग में आपको कौन सा टेस्ट मिलेगा, स्वीट, ठीक है। साइड में कौन सा वाला टेस्ट मिल जाएगा आपको, साइड में आपका मिल जाएगा आपका सॉल्टी, सॉल्टी। ऊपर वाले एरिया में कौन सा मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा सोर, और यहाँ बीच में मिल जाएगा आपका बिटर। कुछ बच्चों को अगर ये दिक्कत हो ना कि सर बिटर और सौर में क्या फ़र्क होता है, तो सौर मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से लेमन, लेमन। और बिटर का मतलब हो जाएगा कड़वा, है ना। सौर मतलब खट्टा, बिटर मतलब कड़वा। तो कड़वा मतलब अगर आपने कभी सोप खाया हो, है ना, खा के देखना बहुत मस्त होता है ना, सोप खाया हो, शैम्पू पिया हो, ठीक है ठीक है, ये जो चीज़ें होती है ना, इनका टेस्ट जो है वो बिटर होता है। तो ये जो है ना, इस तरीके से ये टेस्ट आपकी टंग में स्प्रेड होते हैं, ठीक है। लेकिन 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 अच्छा, ये बिटर ना वैसे लास्ट वाले एरिया में होगा, यहाँ होगा बिटर। लेकिन आपके टेस्ट जो बर्ड है ना वो पूरे टंग में स्प्रेड हो रखे हैं, फैले हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर एक टॉफ़ी को पीछे रखोगे तो आपको टेस्ट ही नहीं आएगा, है ना, या फिर एक नमक को अगर आप टिप पे रखोगे तो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो सॉल्टी स्वीट वाला एरिया है। ऐसा नहीं होता, कुछ भी कहीं पे भी रख दो आपको टेस्ट आएगा ही आएगा। तो मतलब ये टेस्ट बर्ड्स जो हैं ये पूरी टंग में जो है स्प्रेड हो रखे हैं। फाइन, सो वी हैव टॉक अबाउट टंग ऑल्सो, एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट सलाइवरी ग्लैंड। लेट्स टॉक अबाउट सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है बॉस। चलो, सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन क्या होता है पहले तो ये देख लो। सिक्रीशन की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, सलाइवा, सलाइवा, सलाइवा। कब, ये सलाइवा कब सिक्रीट होता है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो मुंह के अंदर पानी आता है ना, वो आप कोई खाना देख लो, डिलीशियस खाना देखो तब भी आएगा। मुंह में कुछ पेन या कुछ भी रखो, उससे भी पानी का मतलब एक पानी आएगा आपके मुंह के अंदर, ठीक है। आप कोई खाने के बारे में सोचो तब भी मुंह में पानी आएगा, खाने को बारे में सुन लो तब भी मुंह में पानी आएगा, खाने की बात कर लो, है ना, कुछ मस्त मस्त से खाने की बात करो तब भी पानी आएगा मुंह में, जैसे मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है ना, बटर चिकन, चाउमीन, छोले भटूरे। तो इट्स लाइक कुछ भी करो, आपके मुंह में कुछ रखा जाए, स्मेल किया जाए, टेस्ट किया जाए, देखा जाए या सुना जाए, या उसके बारे में बात की जाए, इन सब सिचुएशंस में आपके मुंह में पानी आता है। एंड हु सिक्रीट दैट पानी, सो दैट पानी, दैट सलाइवा इज फॉर्म बाय सलाइवरी ग्लैंड। तो अब वो जो पानी है या जो सलाइवा है उसका पीएच कितना होता है, 6.8, मतलब कि स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली
एसिडिक क्यों होता है? ताकि जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो सके। दूसरा क्वालिटी जो होती है, क्वांटिटी कितना है, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ सलाइवा, क्वालिटी क्या होता है क्वालिटी ऑफ सलाइवा, वाओ। वेल क्वांटिटी की बात करें तो 1 से 1.5 लीटर सलाइवा आप दिन में बनाते हो। और इसके अलावा एंजाइम्स की बात की जाए तो एंजाइम्स कौन सा होता है सलाइवरी ग्लैंड में? सलाइवरी अमाइलेज। याद रखना अमाइलेज वर्ड जहाँ पे भी आएगा ना, मतलब कि वो कार्ब के डाइजेशन की बात कर रहे हैं। फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन होता है कार्ब डाइजेशन, ठीक है, कार्ब्स का डाइजेशन करवाना। तो हमारे माउथ में जब हम कैसा खाना खाते हैं, तो इस बच्चे ने अगर मान लो पिज़्ज़ा या बर्गर खाया, ठीक है, इसने क्या खाया? बर्गर खाया। तो बर्गर में क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स फूड है जिसके अंदर क्या होगा? स्टार्च होगा। तो हम खाना किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। और इस स्टार्च को छोटे छोटे पीसेज में, है ना, माल्टोज में तोड़ता कौन है? पहले ये स्टार्च ग्लूकोज में टूटेगा, फिर ग्लूकोज आगे माल्टोज में टूट जाएगा, या माल्टोज में टूटेगा सीधा, और फिर ग्लूकोज में टूट जाएगा। तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना, ठीक है, या फिर ग्लूकोज में तोड़ना, ये काम जो होता है किसका होता है? ये होता है सलाइवरी अमाइलेज का। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है? ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करवाता है। इज दैट क्लियर? कार्ब्स, प्रोटीन्स या फैट, इनमें से किसका डायरेक्शन होगा इस सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा? कार्बोहाइड्रेट का। कैसे? ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। डन है। अब ये सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा है ये किस किस से बना होता है, या सलाइवा की कॉम्पोजिशन क्या है? तो सलाइवा में मेजरली 90% क्या होता है? वाटर, ठीक है। सलाइवा में 99% इनफैक्ट क्या होता है? वाटर होता है। इसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स होंगे जैसे HCO3, है ना, बाइकार्बोनेट आयंस हो जाएंगे। इसके अलावा सलाइवरी अमाइलेज होगा। इसके अलावा आपके एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस, एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस, ठीक है, जैसे कि आपके लाइजोजाइम्स, ये पाए जाएंगे। इसके अलावा म्यूकस मिल जाएगा आपको। तो ये सब चीज़ें जो हैं किस में होती हैं? आपके सलाइवा के अंदर होती हैं। इज दैट क्लियर? तो हमने सलाइवा की बात कर ली। सलाइवा करता क्या है? सलाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड व्हेन आई एम गिविंग हर्ट टू इट, इट मीन्स इट इज समवेयर इंपॉर्टेंट, इट इज समवेयर इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं। तो अब आती है एक एक्टिविटी छोटी सी, इस एक्टिविटी पे हम मूव करते हैं और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके ईसोफेगस और स्टमक के बारे में, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। चलो भाई बात करते हैं हमारे इस एक्टिविटी के बारे में। तो एक्टिविटी 5.3 कह रही है कि टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन, बट दिस मच्छर इज डूइंग हियर, मार दिया। सो वेल एक्टिविटी जो है 5.3 कह रहा है कि टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब्स। तो आपको क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है ना। तेरे मच्छरों बड़ा परेशान कर रहा है, एक मिनट। ओके, सो 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन 1% इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। तो आपने क्या किया? इसमें स्टार्च सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। यहाँ आ गया आपका स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। अब कह रहा है कि नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन। अच्छा, उससे पहले क्या है कि ऐड 1 ml ऑफ सलाइवा इन टेस्ट ट्यूब A एंड लीव बोथ द टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर 20 to 30 मिनट्स। तो इसमें आपको क्या करना है? A वाली और B वाली, A के अंदर आपको क्या करना है? सलाइवा डालना है। आप कैसे डालोगे वो मैं नहीं सिखाऊंगा, वो तुम्हें पता है कैसे डालना है। तो ये डालने के बाद क्या होगा? नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। तो कुछ टाइम बाद जब आप इसमें आयोडीन डालेंगे, इन दोनों में ही जब आप आयोडीन डालेंगे तो क्या होगा? ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है ना, ए वाली, क्या ये आपको ब्लू कलर देगी या फिर बी वाली जो है ये ब्लू कलर देगी? सोच के बताओ। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। कौन सी टेस्ट ट्यूब अपना कलर चेंज करने वाली है? तो बात की जाए तो यार ए वाली टेस्ट ट्यूब जो है ये अपना कलर चेंज नहीं करेगी, नो चेंज इन कलर। वहीं अगर बात करें इस बी वाली के बारे में तो ये क्या होगा? ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगी। क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है और आयोडीन जो है उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है, मतलब ब्लू कलर आता है जब स्टार्च हो। तो इसमें स्टार्च था तो भाई ये तो ब्लू कलर में चेंज हो गया। लेकिन सर पहले वाले में भी तो स्टार्च था। नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पहले वाले में स्टार्च हमने डाला तो था, लेकिन जब इसमें सलाइवा ऐड किया तो सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। जिस सलाइवरी अमाइलेज ने उस स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया तो इसमें स्टार्च बचा ही नहीं, और स्टार्च नहीं बचा तो इसका कलर चेंज नहीं होने वाला। क्लियर?
आया समझ में? चलो भाई आगे बात करते हैं आपके ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस एक लंबा सा पाइप है, मगर इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर एक मिनट, लेट मी फाइंड अ गुड स्पेस या हियर। तो अगर बात करें, ये अगर हमारा एक छोटू सा जियान का मुंह है, ठीक है, तो इस जियान के मुंह के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये होगी आपकी नेजल कैविटी, जहाँ पे ये हो गया आपका ओरल कैविटी, दिस इज ओरल कैविटी, ये हो गई नोस्ट्रल्स, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका ईसोफेगस, और यहाँ क्या था आपका ट्रैकिया, आगे की तरफ ट्रैकिया, पीछे की तरफ ईसोफेगस। इसके ऊपर ये जो एरिया था ना, कॉमन पासेज, इसे आप कहते हैं फेरिंग्स। अब फेरिंग्स दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, जैसे ये मान लो फेरिंग्स था, ये आगे जाके क्या बन गया विंड पाइप, और पीछे क्या बन गया फूड पाइप, ठीक है। यहाँ पे अब जो खाना आ रहा है ना, अब वो खाना जो आ रहा है, वो खाना तो यार एक तरीके से वो विंड पाइप में भी जा सकता है और फूड पाइप में भी, तो उसे विंड पाइप में जाने से बचाएगा कौन? तो यहाँ पे एक फ्लैप लाइक या इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। तो विंड पाइप के अंदर फूड की एंट्री कौन करता है, ये करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस इज अ फैप लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि क्या होगा, खाना जो है वो विंड पाइप में नहीं जाएगा। अगर चला जाएगा तो क्या करते हो है ना, खांसते रहते हो तुम, तो वो खाना फिर जो है ऊपर आ जाएगा। डन। तो हमने एपिग्लॉटिस को भी समझ लिया, अब बात करते हैं फूड। तो ईसोफेगस में कौन आया, तो आपके मुंह के अंदर जो फूड आपने लिया था, उस फूड में जब सलाइवा मिक्स हुआ, तो वो सलाइवा किस में कन्वर्ट हो गया, बोलस के अंदर। अब ये जो बोलस है ना, ये आ चुका है आपके ईसोफेगस में, ठीक है। तो आपने खाना खाया, उस खाने को आपने ऐसे चबाया, जम 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 जम, ठीक है, और फिर क्या हुआ, वो अब एक लिक्विड बन चुका है, एक बॉल बन चुकी है, उस बॉल को निकालो। आई नो बहुत वियर्ड है, वेल वो बॉल जो है ना, वो होगा आपका बोलस। अब वो बॉल जो है वो नीचे जाएगी। तो ईसोफेगस में कौन ट्रैवल कर रहा है, बोलस ट्रैवल कर रहा है। ईसोफेगस कितनी लंबी है, 25 सेंटीमीटर। ईसोफेगस जो है वो स्टमक के अंदर ओपन होगी आगे जाके, एंड ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस एंड इनटू द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्पिंचर। फॉर एग्जांपल ये है आपका ईसोफेगस और ये है आपका स्टमक, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दो जगहों पे आपको स्पिंचर मिलेंगे, जो कि एक तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। जैसे मान लो ये ईसोफेगस थी ऊपर और नीचे स्टमक है, तो बीच में ऐसा एक स्पिंचर है जो कि ओपन क्लोज होके खाने को एंट्री को रेगुलेट करेगा। फाइन। तो यहाँ पे बात करें तो जो खाना नीचे आ रहा है वो कौन रेगुलेट करेगा, ये वाला स्पिंचर। यहाँ पे आपका एक स्पिंचर है, इसे आप कहते हैं, इस स्पिंचर का नाम होता है कार्डियक स्पिंचर, कार्डियक स्पिंचर, ठीक है, इसका नाम होता है कार्डियक स्पिंचर। और जो नीचे वाला है ना, इसे आप कहते हैं पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है। तो ये दो स्पिंचर्स काम करते हैं, और ये जो प्रोसेस आप देख पा रहे हैं पेरिस्टाल्सिस, इसका मतलब क्या होता है, इनगल्फिंग और डीग्लूटिनेशन ऑफ फूड, ठीक है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस मसल्स, ईसोफेगस की मसल्स की ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ना, इसकी वजह से जो खाना नीचे पुश हो रहा है, इसे आप कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो ये डेफिनेशन आप बोर्ड में लिख के आ सकते हैं। डन। ये डेफिनेशन आप बोर्ड में लिख के आ सकते हैं। कोई डाउट इसमें नहीं ना बॉस? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात कर ली ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस में क्या कोई डाइजेशन होता है? नहीं होता सर। ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो इन ईसोफेगस देयर इज नो सच डाइजेशन। बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में, जो कि है आपका स्टमक। स्टमक आपका एक जे शेप ऑर्गन है, मस्कुलर है, डिस्टेंसिबल मतलब कि बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लोकेशन कहाँ पाया जाता है? तो ये तो भाई पता होना चाहिए, है ना। अगर डॉक्टर बन रहे हो यही नहीं पता कि बॉडी का कौन सा वाला पार्ट कहाँ होता है, तो आपका स्टमक लेफ्ट साइड में, लिवर राइट साइड में, अपेंडिक्स राइट साइड में, ठीक है। इसके अलावा आपका जो हार्ट है वो सेंटर में होता है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रखा होता है। तो बस ये सब एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एक डॉक्टर को पता होगी, ठीक है। चल आगे बात करते हैं लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। लेफ्ट एंड राइट, कौन सा वाला आपका लेफ्ट और राइट है? पहले हाथ हाथ ऊपर करो। तो मेरा ये वाला लेफ्ट है, ठीक है। लेफ्ट
अपर पार्ट, ऊपर पार्ट एब्डोमिनल कैविटी। तो मेरे एब्डोमेन कैविटी मतलब नीचे वाले एरिया में ऊपर की तरफ यहाँ कहीं मेरा स्टमक होने वाला है। ठीक है, आगे स्टमक का सिक्रेशन क्या होता है? तो स्टमक का सिक्रेशन है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो अगर मान लो ये स्टमक है तो इसके इस वाले एरिया में यहाँ एक ग्लैंड पाई जाएगी, जैसे ये ग्लैंड है। इस ग्लैंड में बहुत सारे तरह के सेल्स होंगे, जो सेल्स क्या बनाएंगे? 2-3 चीज़ें बनाएंगे, मतलब कि वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगी? गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस किस किस से मिलकर बना होता है? पहला HCl, दूसरा म्यूकस एंड तीसरा पैप्सिन। तो ये 3 चीज़ें होती हैं आपके गैस्ट्रिक जूस के अंदर। ठीक है, HCl जो है ये आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेट मी चेंज द कलर। व्हाट इज HCl? HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हाईली एसिडिक है एंड इट विल हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। म्यूकस जो है ये एक ऐसी लाइनिंग है, ये एक लेयर है जो स्टमक में पाई जाएगी एंड दिस लेयर विल प्रिवेंट। तो HCl एक हाईली एसिडिक है, मतलब कि अगर HCl लोगे उसमें अपना हाथ डालोगे ना तो हाथ वापस नहीं आएगा, सिर्फ हड्डियाँ वापस आएंगी, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर को वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है तो हमारा स्टमक क्यों नहीं जल रहा उससे? स्टमक नहीं जल रहा बिकॉज हमारे स्टमक में एक लेयर प्रेजेंट है जिसे आप कहते हैं म्यूकस की लेयर। कौन सी लेयर? म्यूकस की लेयर, जो लेयर हमारे स्टमक को जलने से बचा रही है। तो म्यूकस इज इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा क्या है? पैप्सिन। पैप्सिन है हमारा प्यारा सा क्यूट सा एंजाइम जो कि प्रोटीन को कन्वर्ट करवाएगा पेप्टॉन्स के अंदर, पेप्टॉन्स या फिर पेप्टाइड्स में। और ये जो पेप्टॉन्स या पेप्टाइड्स हैं ये आगे अमाइनो एसिड में टूट जाएंगे। ठीक है, दीज थिंग्स विल फर्दर ब्रेक इनटू अमाइनो एसिड्स। डन। तो 3 चीज़ें हमारे स्टमक के अंदर। पहली चीज़ आपको याद रखनी है आपका HCl जो कि एसिड है, जो जर्म्स को किल करेगा, पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा, ये सब काम होंगे इसके। म्यूकस जो है ये आपकी लाइनिंग है जो HCl से स्टमक को बचाएगा, और पेप्सिन जो है वो एंजाइम है। तो ये 3 चीज़ें हमारे इसमें पाई जाती हैं। बात करते हैं फंक्शन ऑफ HCl के बारे में। तो HCl का पहला काम क्या होता है? अच्छा, पहले बात करते हैं स्टमक का काम क्या होता है। स्टमक का काम है स्टोरेज ऑफ फूड, है ना। जैसे ही आपने खाना खाया तो खाना जो है वो 5 से 6 घंटे स्टोर होता है आपके स्टमक के अंदर। दूसरा काम होता है स्टमक की, भाई ये स्टमक जो है ये एक तरीके से चर्निंग, है ना, मतलब ऐसे मूवमेंट शो करता है जिससे आपका खाना थोड़ा सा और डाइजेस्ट हो पाता है। ठीक है, तो वी कैन से चर्निंग मूवमेंट भी कौन शो करता है? आपका स्टमक ही शो करता है। ठीक है, और स्टमक में जब आपका खाना आ चुका है तो आपका कौन आया? बोलस आया जिसमें सलाइवा मिक्स था, प्लस इसमें आप कौन आ चुका है? HCl आ चुका है। अब ये जो स्ट्रक्चर है बोलस प्लस HCl, इसे आप कहते हो काइम। तभी क्या बन चुका है? आपका काइम बन चुका है। तो जो अब खाना स्टमक से नीचे जाएगा उसे आप क्या कहोगे? काइम कह सकते हो। ठीक है, तो काइम इज नथिंग बट एसिडिक बोलस, एसिडिक बोलस। तो ये काम होते हैं आपके स्टमक के। बात करते हैं फंक्शन ऑफ HCl। तो HCl पहला क्या करेगा? किलिंग द जर्म्स, किलिंग जर्म्स, ये काम होता है आपके HCl का। दूसरा काम होता है कि भाई ये एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट पैप्सिन। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि पैप्सिन जो है वो सो रहा है, सोता हुआ पैप्सिन को आप कहते हो पैप्सिनोजन, पैप्सिनोजन। और जैसे ही इस पे HCl आया ये एकदम से जाग गया, अरे भाई ये एकदम से जागा। और ये HCl जैसे ही, जैसे मतलब ना बचपन में हम ठंड में सो रहे होते हैं, मस्त आराम से रजाई डाल के हम सो रहे हैं, मम्मी आती है एक पानी का मग्गा मारती है या फिर एक झाड़ू मारती है कि जाके, तो इट्स लाइक एकदम से उठ जाते हैं। तो ऐसे ये पैप्सिन जो है वो सो रहा है, तो मतलब इनएक्टिव फॉर्म है पैप्सिन की, क्या? दैट इज पैप्सिनोजन। और यही आगे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा एंड दैट एक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड एज पैप्सिन, दैट एक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड एज पैप्सिन। ठीक है, तो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम हो गया, किलिंग ऑफ जर्म्स हो गया, प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर एक्टिवेशन, फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। ये काम भी किसका होता है? HCl का होता है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि एक तरीके से यू कैन से सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, ये भी काम किसका है? आपके HCl का ही काम होता है। तो ये सारे काम किसके हैं? आपके HCl के ही काम होते हैं। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट है इसमें? चलो भाई आगे आते हैं। कॉज ऑफ एसिडिटी। कई बार हम बोलते हैं ना कि यार एसिडिटी हो गई है, बहुत बाहर का खा लिया, नहीं खाना चाहिए था, है ना, खा लिया फिर उसके बाद ही ज्ञान दे रहे हैं। तो एसिडिटी क्यों होती है? 3-4 कारण होते हैं एसिडिटी के। पहला कारण होता है GERD, GERD। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
यहाँ से सवाल नहीं आएगा। GERD मतलब कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। कई बार क्या होता है कि ये जो एसिड है ना, कई बार ये एसिड की गैसेस जो है ना, ये हमारे ऐसे ईसोफेगस तक आ जाती है, तो वो हमें एक जलन वाली फीलिंग देते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड लाइक एसिडिटी। तो GERD जो है वो इसका एक कारण हो सकता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल, मतलब कि स्टमक का पार्ट अगर ईसोफेगस में आ जाए तो। फाइन, ये कैसे ठीक होगा? एंटासिड। एंटासिड ले लो या फिर कोई भी एल्कलाइन या फिर इनो ले लो, उससे क्या होगा? ये ठीक हो जाएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है? पाइलोरिक इन्फेक्शन। पाइलोरिक इन्फेक्शन कि मान लो अगर स्टमक के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया, उस बैक्टीरिया ने कुछ डैमेज कर दिया, तो उससे भी क्या होती है? एसिडिटी हो सकती है। इसके अलावा आपका लाइफस्टाइल, कैसा लाइफस्टाइल सर? कचड़ा लाइफस्टाइल जो तुम्हारा है, ठीक है, तो तुम्हारी डाइट हो गई है ना, रोज के मोमोज चटनी, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया, लेकिन पेट की तो बैंड बज गई ना उसने जब खाया तो। इसके अलावा एक्सेस गैस्ट्रिक जूस, कई बार अगर एक्सेसिव अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस बन रहा है तो उससे भी क्या होती है? एसिडिटी हो सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक बार वापस से फ्लो चार्ट पे चलते हैं और सीखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में अगर हम जाएं तो हमने इसमें माउथ पढ़ लिया, फेगरिंग्स पढ़ लिया, ईसोफेगस पढ़ लिया, स्टमक पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन दिखने में तो छोटी है मगर है बड़ा धमाका। तो इट्स लाइक इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और होल एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है, लेकिन लंबा है लेंथ में, डायमीटर में नहीं। तो इट इज नैरो इन डायमीटर एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेयर में इसका डायमीटर पतला होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं कि यार जो हर्बीवोरस होते हैं ना, हर्बीवोरस और जो कार्निवोरस है, कार्निवोरस, इनमें से किसके पास ज़्यादा लंबी इंटेस्टाइन होती है, ज़्यादा लंबी एलिमेंट्री कैनाल होती है? तो याद रखना कि हर्बीवोरस की जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, या जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हर्बीवोरस ज़्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कार्निवोरस। ये ध्यान आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? बिकॉज इस पर सवाल बन सकता है एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। क्यों होती है? बिकॉज जो एलिमेंट्री कैनाल है हर्बीवोरस, ये क्या खाते हैं? ये खाते हैं ग्रास, और ग्रास में क्या होता है? सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, इसीलिए इनकी एलिमेंट्री कैनाल लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोरस, जो कि जिनमें सेलुलोज नहीं होता। और सेलुलोज नहीं है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम कम चाहिए होगा, उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम कम चाहिए होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाई जाती हैं? विलाई। एक स्ट्रक्चर है आपका विलाई जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, और एक और स्ट्रक्चर है लैक्टियल्स। लैक्टियल्स को हम आगे समझेंगे, है ना। तो वेल, अगर हम बात करें विलाई के बारे में, तो विलाई जो है देयर हैज़ ओनली वन फंक्शन जो आपको याद रखना है, दैट इज इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन, तो आपके इंटेस्टाइन के अंदर एरिया को इंक्रीज करना है। तो कि खाना भाई, ये जो आपका इंटेस्टाइन है, अगर मान लो ऐसी वो प्लेन होती और अभी कैसी है? अभी ऐसी है, तो अब क्या हो रहा है? ऐसे होने पे सिर्फ खाना कहाँ पे एब्जॉर्ब होता? सिर्फ यहाँ पे एब्जॉर्ब होता। लेकिन अब जब वो ऐसी है तो भाई खाना यहाँ भी एब्जॉर्ब होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह पे खाना एब्जॉर्ब हो सकता है। तो हमने क्या किया? आपके इंटेस्टाइन में ऐसे फोल्डिंग्स बना दी। तो ये जो इनफोल्डिंग्स है ना, इन्हें आप कहते हैं विलाई, एंड दे हेल्प इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स। तो दे इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्टिव एरिया फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, दैट्स इट। तो आप पढ़ लीजिए, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट। लाइक हर्बीवोरस जो है वो ग्रास खाते हैं, तो उनकी जो इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है एज कम्पेयर टू द मीट ईटिंग एनिमल, जैसे कि टाइगर, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। डन है बॉस?
बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, तो इसमें कुछ खास नहीं है, इनका काम सिर्फ इतना है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है किस चीज़ का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में इनका एब्जॉर्प्शन ये होता है और इसका डायमीटर बड़ा है, डायमीटर इज ब्रॉड एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो हमने बात कर लिया आपके ये सारे के बारे में, और इसके बाद आएगा नेक्स्ट आपका रेक्टम और एनस। रेक्टम का काम क्या होता है, रेक्टम का काम होता है खाने को स्टोर करना। तो इट बेसिकली स्टोर द अनडाइजेस्टेड वेस्ट बिफोर रिमूवल, बिफोर रिमूवल। तो बाहर निकालने से पहले खाने को स्टोर करना काम किसका होगा, रेक्टम का। और लास्ट आएगा आपका एनस। एनस जो है काम क्या होता है इसका, एनस का काम होता है कि भाई ये खाने को रिलीज आउट करवाएगा। ठीक है, तो रिलीज आउट ऑफ फूड फ्रॉम बॉडी। तो बॉडी में से खाने को बाहर फेंकना काम किसका होता है, एनस का काम होता है। फाइन, तो हमने सारे के सारे पार्ट्स जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से, तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से एंड तक वी हैव डिस्कस ऑल दीज पार्ट्स विच इज़ योर एलिमेंट्री कैनाल। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस ये सब पढ़ लिया। अब जो आपका पार्ट आएगा नेक्स्ट वो आएगा लिवर, पेनक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें हमें क्या पढ़ना है कि भाई लिवर से क्या रिलीज होता है, पेनक्रियास से क्या रिलीज होता है, और आपका लास्ट जो कि है गॉल ब्लैडर, उससे क्या रिलीज होगा, और रिलीज होने पे इनमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये कैसे एक्ट करते हैं हमारे खाने पे। तो ये वाला पार्ट भी हमें आगे पढ़ना है। तो हम एक काम करेंगे, ये सेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगली मुलाकात में हम बात करेंगे कि यार ये एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये कैसे काम करते हैं हमारे फूड पे और हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। डन, तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मगर उससे पहले कुछ सवाल ज़रूर कर लेंगे हमारे एनसीईआरटी के। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या डिफरेंस होता है। तो बात करें, मैं आपको सिर्फ ना ऑटोट्रॉफ्स बता रहा हूँ, ऑटोट्रॉफिक को समझ लीजिए और हेटरोट्रॉप्स को आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आएगा आपका पास पहला वाला पॉइंट कि जो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। सो दे मेक देयर ऑन फूड, ये अपना खाना खुद से बनाएंगे। दूसरा पार्ट जो आएगा, दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स ऑल्सो, इनके पास ग्रीन पिगमेंट्स भी होता है, तभी ये अपना खाना को जो है वो खुद से बना पाते हैं। तीसरा पार्ट आप कह सकते हैं कि फूड इज स्टोर एज अ स्टार्च। तो इनमें जो खाना होता है प्लांट्स में वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में खाना स्टोर होता है। नेक्स्ट, दीज आर प्रोड्यूसर्स ऑल्सो, इन्हें आप प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। इन्हें किस चीज़ का स्टेटस दिया गया है, प्रोड्यूसर्स का। हम लोग कौन है, हम हैं आपके कंज्यूमर्स। ठीक है, इसके अलावा ये खाना कैसे बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर फूड इन बाय यूजिंग सिंपल रॉ मटेरियल्स। ये सिंपल रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, जैसे कि आपका CO2 हो गया या फिर वाटर। और ये कैसे मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल। वेरएस हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो कोई रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो इनफैक्ट खाना बनाते ही नहीं है, वो खाना डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने टेबल है, इस टेबल को आप नोट्स में से पढ़ सकते हैं एक बार कि भाई डेफिनेशन पहले आप लिख लोगे, फिर एनर्जी का सोर्स, इस ऑटोट्रॉप्स के लिए क्या है एनर्जी का सोर्स, सनलाइट। वहीं हेटरोट्रॉप्स जो हैं वो प्लांट्स को डायरेक्टली खा के एनर्जी बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आएगा आपके प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ बैक्टीरिया, ये सब कुछ आ जाएंगे। हेटरोट्रॉप्स में आपके आ जाएंगे एनिमल, फंगस एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। प्रोसेस जो है वो आप जानते हैं कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक CO2 और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। वहीं हेटरोट्रॉप्स में इस वाले पार्ट में आपके डाइजेशन, होलोजोइक, ये सब कुछ आ जाएगा। डिपेंडेंसी जो है आपके प्रोड्यूसर्स इंडिपेंडेंट है, वहीं जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप्स पे। डन, नेक्स्ट सवाल, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ देयर रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एटमॉस्फेयर से, वाटर मिलता है सॉइल से, सनलाइट मिलती है सन से, और क्लोरोफिल मिलती है प्लांट्स के पास खुद होते हैं। तो इन पार्ट्स को आप एक बार याद कर सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, आपको यही डेफिनेशंस बोर्ड में लिख के आनी है, तो ये आप स्किप नहीं कर सकते, है ना। थोड़ी सी मेहनत है, मगर एक बार आप सीख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, स्टमक में एसिड का रोल क्या होता है, तो हमने सीखा सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमम टेम्परेचर, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ये सारे इसके काम होते हैं। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि प्रोवाइडिंग द एसिडिक एनवायरनमेंट, किलिंग द हार्मफुल जर्म्स, हेल्प इन डाइजेशन बाय सॉफ्टनिंग द फूड, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन, ये सब काम जो है इसके होते हैं। फाइन। नेक्स्ट करा है कि फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्या फंक्शन है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के, हालांकि इसको हम आगे सीखेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज काम क्या होता है, कार्ब्स को डाइजेस्ट करना, ठीक है। ट्रिप्सिन की बात करें जो कि पैनक्रियाज से रिलीज होगा, इसका काम भी क्या होता है, कार्ब्स को डाइजेस्ट करना। लाइपेज की बात करें तो ये फैट डाइजेशन में रोल प्ले करेगा। पेप्सिन की बात करें तो ये प्रोटीन्स के डाइजेशन में रोल प्ले करेगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट जो ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन कार्ब्स नहीं करेगा, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स डाइजेशन में हेल्प करेगा बाय पैनक्रियाज, सो ये इट विल आल्सो हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है। लाइपेज हो गया, और बाइल जूस जो है, हालांकि बाइल जूस में तो कोई एंजाइम ही नहीं होता तो इसको आप छोड़ सकते हैं, तो ये काम होते हैं इनके, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल molecules. They are specific proteins that is catalyst and they speed up the reaction. कार्ब डाइजेशन के लिए कौन आएंगे आपके, हाँ जी, अमाइलेज आ जाएगा, है ना, सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, इंटेस्टाइनल अमाइलेज। प्रोटीन्स के लिए कौन आएगा आपका, ट्रिप्सिन आ जाएगा और पेप्सिन आ जाएगा। और बात करें अगर फैट के बारे में तो कौन आएगा, लाइपेज आ जाएगा। फाइन, ये चीज़ आने वाली है। हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब द फूड, डाइजेस्टेड फूड, तो यहाँ पे क्या होंगे, विलाई होंगे, और विलाई हेल्प करेंगे फूड को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। तो बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स आर एब्जॉर्ब विद हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ये जो विलाई होगा ना, इसके अंदर पाई जाती हैं बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज, ये हम सर्कुलेटरी सिस्टम में भी समझेंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे वेन्स, आर्टरीज दोनों पाई जाएंगी, और बीच में पाई जाएंगी लिम्फेटिक वेसल्स, यहाँ कहीं बीच में, इन्हें आप कहते हो लैक्टियल्स। ये हो जाएंगे आपकी ब्लड वेसल्स, रेड कलर में और ग्रीन कलर में, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या एब्जॉर्ब होगा, यहाँ एब्जॉर्ब होंगे आपके प्रोटीन्स और कार्ब्स। सर क्या फैट एब्जॉर्ब नहीं होंगे, नहीं, फैट का एब्जॉर्प्शन लैक्टियल्स में होता है, तो ये हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है, जो कि लिम्फेटिक वेसल का पार्ट है। तो लिम्फेटिक वेसल्स भी पाई जाती हैं विलाई के अंदर, जो कि लार्ज सरफेस एरिया इंक्रीज करवाएंगे, कौन, विलाई, और बेटर एब्जॉर्प्शन को एंश्योर करेंगे। फाइन, आंसर्स को आप याद कर सकते हैं। एक और सवाल आपका ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटीज़ जो हमने आज सीखी। गिवन बिलो इज एक्सपेरिमेंट स्टार्टअप टू प्रूव दैट वन ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेज इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कौन सी वाली गैस इंपॉर्टेंट है, वो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होती है। तो आप जानते हैं एक्स क्या है आपका, KOH। KOH क्या एब्जॉर्ब करता है, CO2। सो दिस एक्सपेरिमेंट टेल अस कि भाई CO2 इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कह रहे हैं नेम द गैस, कौन सी गैस है, वो है आपकी CO2। सेकेंड, व्हाट इज कैप्ट इन द एक्स, तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, X, दैट इज योर KOH। तो ये बात भी आपको पता है। फाइन, तो ये भी हो गया आपका सॉल्व, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस इन टुडेज लेक्चर। तो हमने बात करी है हमारे आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जहाँ पे हमने काफ़ी कुछ नया सीखा, एंड होपफुली यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन, एंड दैट्स नॉट सफिशिएंट। इसके बाद हम अगली क्लास में सारे एंजाइम्स के रोल को समझेंगे, और फिर हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रेस्पिरेशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन थोड़ा ज़्यादा खिंच गया है ना, लेकिन हाँ, हमने सब कुछ सीखा है, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर आप सब कुछ पढ़ रहे हैं तो कोई और सोर्स की आपको ज़रूरत नहीं है। फाइन, सो दैट्स फॉर द क्लास, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर अस प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।